Today we will start chapter 1 of history for class 10th and chapter name is Rise of Nationalism in Europe, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, यानी कि आज हम समझने वाले हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री को इंक्रीज़ करने वाला चैप्टर है। और अगर हमें याद है तो 9th में हमारा फर्स्ट चैप्टर था हिस्ट्री का, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हमने 1789 में वहाँ पर उसे वाइंड अप किया था उस चैप्टर को, तो आज हम उस चैप्टर को यहाँ पर दोबारा से देखने वाले हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग होती है इस चैप्टर की वो उसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एंड से होती है, यानी कि आगे फ्रांस के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटी और किस तरह से नेशनलिज्म जो है वो यूरोप के अंदर देखने को मिला। तो अगर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें तो नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में नेशनलिज्म। तो यूरोप उस समय पूरे कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे कि पूरे कॉन्टिनेंट में नेशनलिज्म राष्ट्रवाद की भावना कैसे आई, वो हमें नहीं देखना। हमें देखना है कि यूरोप की जो अलग अलग कंट्रीज़ थी, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, यहाँ पर नेशनलिज्म कैसे आया। और बेसिकली अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो हम इस चैप्टर में इन्हीं 4 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वहाँ पर नेशनलिज्म का उदय कैसे हुआ। तो एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट रिप्लेसिंग मल्टी नेशनल डायनेस्टी एम्पायर ऑफ यूरोप। देखो, यूरोप की बात अगर हम लोग करें तो यूरोप में उस समय नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर हुआ करते थे, यानी कि जिस तरह आज के टाइम पर हमें इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन दिखाई दे रहे हैं, वो वैसे नहीं होते थे। उनका कोई ना कोई पार्ट जो है वो किसी दूसरे राजा के अंडर हुआ करता था। तो वहाँ पर छोटी छोटी डायनेस्टिक एम्पायर हुआ करते थे, जिससे कि पूरा एक हिस्सा जो है वह पूरा एक देश जो है वो कलेक्टिविटी उसके अंदर नहीं आ पाती थी, वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते थे। तो अपने आप को वो अलग समझते थे, क्योंकि हर एक राजा जो है अपने एरिया में अलग अलग क्या लगाता था, जैसे उन्हें सर्विस टैक्स लगाने हैं तो वो अलग होते थे, जो ट्रेड के जो रूल्स बने हैं वो भी हर एक राजा के अपने होते थे। तो उनसे ये जो पूरा का पूरा देश है वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता था, और हर एक पार्ट अपने आप को जिस राजा के अंडर वो होते थे उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करते थे। तो नेशनलिज्म की भावना नहीं थी पूरे के पूरे स्टेट के अंदर। तो किस तरह से हमें यही देखना है कि किस तरह से नेशनल डायनेस्टी एम्पायर ऑफ यूरोप को रिप्लेस किया गया और नेशन स्टेट बन कर के आए, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। हाउ दिस थिंग इवॉल्व, तो इन चीज़ों की इवॉल्वेशन कैसे हुई, इन चीज़ों के अंदर जो है विकास कैसे हुआ, बदलाव क्या हुआ, चैलेंजेस क्या थे, कौन कौन से चैलेंजेस आए कंट्री के लोगों के पास, और किस तरह से उन्होंने इन चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उन चैलेंज के खिलाफ जा कर के अपने देश को नेशनलाइज किया, अपने देश को एक राष्ट्र देश बनाया। तो चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है एक पेंटिंग के साथ, जिसको पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियो बोलते हैं। तो इन्होंने जो पेंटिंग बनाई उस पेंटिंग को नाम दिया गया द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो फ्रेडरिक सोरियो की इस पेंटिंग के अंदर ये दिखाया गया कि अलग अलग धर्मों के जो देवता हैं वो ऊपर अपने धर्म चिन्ह के साथ खड़े हैं, नीचे जो लोग हैं वो अपने झंडे के साथ मार्च कर रहे हैं, और एक तरफ वाइट कलर में हमारी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति लगी है, और जो उनसे आगे हैं, मतलब कि जो आगे की तरफ है, जैसे सबसे पहले फ्रांस का झंडा हमें दिखाई देता है, फ्लैग हमें दिखाई देता है, और फ्रांस के पीपल उसमें लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करने वाले हैं। इसका मतलब ये होगा कि फ्रांस के लोग उससे पहले स्वतंत्रता ले लेंगे। तो सबसे पहले स्वतंत्रता अगर हम लोग बात करें तो नेशन स्टेट बनाने की सबसे पहली जो मुहिम स्टार्ट की गई थी वो फ्रांस के द्वारा ही शुरू की गई थी। उसके बाद पीछे पीछे जो दूसरे देश हैं वो भी अपने फ्लैग्स के साथ मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसमें उनकी हेल्प जो गॉड हैं वो भी कर रहे हैं, भगवान भी कर रहे हैं, यानी कि भगवान भी यही चाहते हैं कि सब अपने देश को एक नेशन स्टेट बनाएं और वो डायनेस्टिक एम्पायर के नीचे ना रहें। तो स्टार्ट होगा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हमने देखा था
कि किस तरह से लुई 16 को वहाँ से हटा दिया गया और किस तरह से गद्दी पर जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो वहाँ पर काम कर रही थी। हालांकि ये चेंजेबल थी, बार बार चेंज हो रही थी, फिर भी फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी आ गई थी। वहाँ पर कोई भी डेस्पोटिक मोनार्क नहीं था। तो 1789 से लेकर के 1799 तक की अगर हम लोग बात करें तो इस टाइम पीरियड में, ये 10 सालों तक फ्रांस के लोग जो हैं वो अपने आप को क्या करना चाहते थे, कनेक्टिविटी लाना चाहते थे, एक कोलेक्टिव आइडेंटिटी वो प्रिपेयर करना चाहते थे। तो इसके लिए काम जो शुरू हुआ वो 1789 से ही शुरू हो गया था। बट हाउ वॉज द सेंस ऑफ कोलेक्टिव आइडेंटिटी मेड, तो इसे बनाया कैसे गया, जो फ्रांस के लोगों को एक करने का काम किया गया वो कैसे हुआ। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए। स्टेप्स टेकन फॉर दिस, क्या स्टेप्स लिए गए, द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ला सितियोन। तो जो ला पैट्री वर्ड यूज़ किया जाता है, जैसे हम लोग हमारे देश के लिए भारत माता वर्ड यूज़ करते हैं, तो फ्रांस के लोग अपने उस एरिया के लिए ला पैट्री वर्ड यूज़ करते थे। और फ्रांस का जो सिटीजन होता था वो अपने आप को ला सितियन बोलता था। न्यू फ्रेंच फ्लैग, इन्होंने अपना नया एक फ्रांस का फ्लैग जो है उसे बनाया, जो कि एक कलेक्टिविटी लेकर के आता था, क्योंकि जितने भी फ्रेंचमैन थे वो अपने आप को इसी झंडे के नीचे बांधते थे। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, और इसके साथ साथ नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन भी किया गया, जिसने कि बाद में संविधान को बनाया और उस संविधान के अनुसार जो है काम करना शुरू किया। न्यू हाइम्स वर कंपोज, ओथ वर टेकन, तो नए नए श्लोक जो हैं वो कंपोज किए गए। श्लोक का मतलब होता है कि उस तरह के नारे जो हैं वो बनाए गए जिससे कि एक तरह से जोश आता है पूरी कंट्री के जितने भी सिटीजन्स हैं उनके अंदर। तो इस तरह के हाइम्स जो हैं वो कंपोज किए गए। ओथ वॉज टेकन, और नए नए कस्में जो हैं हमारे देश के रिगार्डिंग वो बनाई जाने लगी। अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज सेटअप, अब फ्रांस में एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को सेटअप किया गया कि फ्रांस के सभी हिस्सों में उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा जैसा कि सेंटर में लगाया गया है। इंटरनल कस्टम ड्यूटी एंड ड्यूज वर अबोलिश, अब फ्रांस में क्या होता था कि छोटे छोटे स्टेट बने हुए थे और इन स्टेट को आपस में ही ट्रेड करने के लिए बहुत सारी कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी और बहुत सारे ड्यूज़ लगते थे इनके ऊपर। तो इस तरह के ड्यूज़ और कस्टम ड्यूटी को अबोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया, जिससे क्या हुआ कि अब इंटर स्टेट जो है यानी कि राज्य के अंदर आराम से व्यापार हो सकता था। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, दूसरी बात क्या थी, जो स्टेट थे वो अपने तरीके से अलग अलग वेट और मेजरमेंट के सिस्टम यूज़ करते थे। मान लीजिए कहीं पर 1 kg में 950 ग्राम ही है, कहीं पर 1 kg में 1000 ग्राम है। तो इस तरह से अलग अलग वेट मेजरमेंट यूज़ होते थे हर एक स्टेट के अंदर। तो उन सब वेट एंड मेजरमेंट को हटा करके एक यूनिफॉर्म सिस्टम लगाया गया, यानी कि एक जैसे वेट और मेजरमेंट को यूज़ किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज एंड फ्रेंच लैंग्वेज प्रोमोटेड, अब जो रीजनल यानी कि एक क्षेत्र के अंदर कोई अगर भाषा या कोई बोली बोली जाती है तो उस बोली को डिस्करेज किया गया और सबको एक फ्रेंच लैंग्वेज बोलने के लिए उनको प्रोमोट किया जाने लगा कि हम सब फ्रांस के लोग हैं तो हमें फ्रेंच लैंग्वेज तो कम से कम आनी ही चाहिए। तो फ्रेंच लैंग्वेज को प्रोमोट किया गया और जो रीजनल डायलेक्ट्स हैं उन्हें हटाया गया, उन्हें डिस्करेज किया गया। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्रांस ने किस तरह से कोलेक्टिव आइडेंटिटी को लाने के लिए वर्क किया। अब यही सिस्टम जो है फ्रांस से पूरे यूरोप में फैला और उसके बाद हम लोग कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किस तरह से सत्ता में आकर के सत्ता को संभाला और किस तरह से आगे अपना वर्चस्व जो है वो पूरे संसार में फैलाया। तो यहाँ तक आपको आपके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू सो मच।